बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 18 लेके चल रहे हैं और आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस, यानी कि डायोड्स, जिनको आप प्रीवियस वीडियोस के अंदर बड़ी डिटेल में डिस्कस करके आ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में आपने इन्हीं डायोड्स को रेक्टिफायर्स के लिए भी यूज़ किया था। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ स्पेशली डिज़ाइन किए हुए डायोड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है एलईडी, सेकंड नंबर पे है फोटो डायोड और थर्ड नंबर पे है फोटो वोल्टाइक सेल। वन बाय वन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी तवज्जो से सुनेंगे, समझेंगे और साथ साथ चीज़ें नोट करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इसको कॉम्प्लेक्स ना किया जाए, बल्कि आसान से आसान करके आपको समझाया जाए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले नंबर पे है जी लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी। एलईडी का क्या मतलब है जी? लाइट एमिटिंग डायोड। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी, यानी कि एलईडी एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है किस में जी? लाइट एनर्जी में। मतलब हम इसके इनपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे और ये हमें आउटपुट पे लाइट एनर्जी देगी। सेकंड नंबर पे इसका सिंबल याद रखिएगा, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। तो ये एलईडी का सिंबल है जिसमें एरोज की डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड। लाइट एमिट हो रही है ना, तो बेसिकली एरोज लाइट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि क्या है? आउटवर्ड। अब डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो किस तरह से ये हमें आउटपुट पे लाइट एनर्जी देती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक पीएन जंक्शन डिवाइस है। अब पीएन जंक्शन डिवाइस में ये वाला डिप्लीशन रीजन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की लेयर कैसे क्रिएट होती है, ये आप प्रीवियस वीडियो में बड़ी डिटेल में डिस्कस करके आ रहे हैं। हम सिंपली यहाँ पे एक पीएन जंक्शन डिवाइस लेते हैं जिसकी पी साइड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है और एन साइड को आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे पास सर्किट फॉरवर्ड बाइस्ड है, और फॉरवर्ड बाइस्ड सर्किट जो है ये हमारे पास एक क्लोज स्विच के तौर पे एक्ट करता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स, यही डायाग्राम आप प्रीवियस वीडियो के अंदर फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन के टॉपिक में भी डिस्कस करके आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे नई चीज़ क्या है एलईडी के टॉपिक में? तो याद रखिएगा, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारे पास जो पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस थी वो सिलिकॉन या जर्मेनियम की हम यूज़ कर रहे थे। आज के इस एलईडी के टॉपिक में ये जो पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं, ये सिलिकॉन या जर्मेनियम की नहीं है, बल्कि ये किसी ख़ास स्पेशली मटेरियल से डिज़ाइन की गई है पीएन जंक्शन डिवाइस। अब वो मटेरियल कौन सा है, तो उसको आप अपने बुक के इस टॉपिक के फर्स्ट पैराग्राफ की सेकेंड लाइन को अंडरलाइन कर लें। तो वहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि ये पीएन जंक्शन डिवाइस जो है ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से बनी हुई है। गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, ये आप अंडरलाइन कर लें, एमसीक्यूज बन के आएगा। तो इस मटेरियल से ये पीएन जंक्शन डिवाइस बनाई गई है जो हम एलईडी के टॉपिक में यूज़ कर रहे हैं। अब ये आपको पता है कि फिफ्थ ग्रुप, तो इसका मतलब यहाँ पे हम हाई डोपिंग करवाएंगे। और सर्किट कौन सा रखना है आपने? फॉरवर्ड। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं एलईडी के टॉपिक में। नंबर वन कि आपकी डोपिंग क्या करवानी है आपने? हाई। तो हाई डोपिंग। और सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट्स फॉरवर्ड बाइसिंग। सर्किट जो है वो फॉरवर्ड बाइस पे रखना है, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो दोनों कंडीशंस आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी। ठीक हो गया। अब डियर स्टूडेंट्स होगा क्या? देखिए, जैसे ही फॉरवर्ड बाइस सर्किट होगा और ये वाला पीएन जंक्शन डिवाइस किससे बनी हुई है? गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, स्पेशली जो है ख़ास मटेरियल की पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर डिवाइस यूज़ की गई है, और वो मटेरियल मैंने आपको बता दी है। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, गौर करें, इलेक्ट्रॉन जो है वो होल्स के साथ कंबाइन होंगे। तो इसका मतलब ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या होगा? रेडिएशन एमिट होंगी। और ये बात आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि जब एक हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो फोटॉन एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। यही बात हम आने वाले चैप्टर में बोहर के थर्ड पोस्टुलेट में भी डिस्कस करेंगे कि एक हायर एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन जब जंप करके लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तो वो फोटॉन एमिट करता है, रेडिएशन एमिट करता है। यही चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। सपोज कर लें ये हायर एनर्जी स्टेट, ये लोअर एनर्जी स्टेट, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के जब यहाँ पे आएंगे तो रेडिएशन एमिट करेंगे, फोटॉन एमिट करेंगे।
और इसी बात को अगर मैं इस तरह से बयान करूं तब भी गलत नहीं होगा। प्रीवियस चैप्टर के अंदर आप कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, फॉरबिडन एनर्जी गैप ये पढ़ के आ रहे हैं। तो सपोज कर लो कि ये कंडक्शन बैंड, ये वैलेंस बैंड, ये बीच में उसका एनर्जी गैप। अब कंडक्शन बैंड से जब वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या करेगा, फोटॉन रेडिएशन एमिट करेगा। तो फिर इस सारे प्रोसेस की बजाय आप सिंपल एक लाइन याद रख लें कि भी ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन रेडिएशन से एमिट होंगी, जो रेडिएशन से एमिट होंगी उसी को आप क्या नाम दे रहे हैं भाई, लाइट एमिट हो रही है। अब वो लाइट या रेडिएशंस की एनर्जी विजिबल रीजन में अगर लाई करेगी तो वो लाइट आपको एमिट होते हुए दिखेगी। अगर उस लाइट की एनर्जी विजिबल रीजन में लाई नहीं कर रही होगी तब वो लाइट एमिट तो हो रही होगी लेकिन आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक हो गया। अब आप ज़रा गौर करें कि जब आप इस गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से बनी हुई डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे एलईडी के टॉपिक में, तो तब एमिट होने वाली लाइट आपको ज़रूर नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि उस लाइट की जो एनर्जी है वो एनर्जी विजिबल रीजन के अंदर ज़रूर लाई कर रही होगी, जिसकी वजह से वो आपको लाइट नज़र आएगी। और जब अगर आप प्रीवियस टॉपिक की बात करें, जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम की डिवाइस, पीएन जंक्शन डिवाइस यूज़ कर रहे थे, तब भी लाइट एमिट हो रही थी, तब भी रेडिएशन एमिट हो रही थी, लेकिन तब आपको लाइट नज़र नहीं आ रही थी। क्यों डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि वहाँ पे एमिट होने वाली लाइट की रेंज, एनर्जी की वैल्यू वो विजिबल रीजन के अंदर लाई नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो आपको लाइट नज़र नहीं आ रही थी। ये है मेन डिफरेंस। लाइट वहाँ पे भी एमिट हो रही थी सिलिकॉन की जब आप पीएन जंक्शन डिवाइस यूज़ कर रहे थे, और लाइट यहाँ पे भी एमिट हो रही है, लेकिन यहाँ आपको नज़र आ रही है। क्यों? क्योंकि उस लाइट की एनर्जी की जो वैल्यू है वो विजिबल रीजन के अंदर लाई ज़रूर कर रही है। आप एनर्जी बोल लें या वेवलेंथ कह लें, वो आप इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वेवलेंथ चाहिए तब भी आप इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर एनर्जी चाहिए तो E = hf की इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब डियर स्टूडेंट्स आपने क्या बात याद रखनी है, आसान से आसान करके, कि एलईडी के केस में याद रख लें कि जो एनर्जी या एनर्जी गैप, ठीक है, उसकी वैल्यू है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये रेंज जो है ये विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही है, तो जो एनर्जी की वैल्यू इस रेंज में आएगी इसका मतलब तब आपको लाइट दिखेगी, जो नहीं आएगी वो नहीं दिखेगी, वो इनविजिबल रीजन में चली जाएगी। तो अब डियर स्टूडेंट्स जब आपने गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की डिवाइस यूज़ की तो इस केस में आपने देखा कि लाइट एमिट हुई, यानी कि रेडिएशन एमिट हुई। तो ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन जब रेडिएशंस एमिट होंगी, लाइट एमिट होगी, तो वो लाइट आपको नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि उसकी जो एनर्जी या एनर्जी गैप की जो वैल्यू है वो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1.9 तो इस रेंज के अंदर आ रही है ना, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही है, जिसकी वजह से एमिट होने वाली लाइट आपको इस केस में नज़र आई, और वो लाइट होगी रेड लाइट। तो अब रेड देख लें, रोएगी बीवी, ये विजिबल रीजन की निशानी है ना याद रखने की। तो अब इसमें रेड कलर आ रहा है, तो रेड तो विजिबल रीजन में लाई कर रहा है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे एमिट होने वाली लाइट नज़र आती है। जब आप सिलिकॉन को यूज़ कर रहे थे तब भी रेडिएशन एमिट हो रही थी, लेकिन तब आपको लाइट नज़र नहीं आ रही थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो एनर्जी गैप की वैल्यू थी जो हमारे पास सिलिकॉन में होती है वो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तकरीबन होती है। अब 1.1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू है वो तो इस एनर्जी की रेंज में लाई ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये विजिबल रीजन के अंदर लाई नहीं कर रही, तो जिसकी वजह से एमिट होने वाली लाइट आपको नज़र नहीं आती। ठीक हो गया। अब सिंपल से सिंपल इस बात को याद रखने के लिए आप सिर्फ 1 या 2 लाइनें याद कर लें। क्या? कि एलईडी के केस में जो हमने स्पेशल डायोड यूज़ किया है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड से बनी हुई डिवाइस, तो इसमें न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए, यानी कि एलईडी के केस में न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है, इसीलिए आपको एलईडी ऑन दिखती है। और जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम की डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं तब न्यूट्रलाइजेशन होने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो एनर्जी विजिबल रीजन में लाई नहीं करती, बल्कि वो इनविजिबल रीजन में लाई कर रही होती है, जिसकी वजह से आपको लाइट नहीं नज़र आती। ये 2 बातें याद रख लें, बड़ा आसान सा तरीका है। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हम गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की बजाय सिर्फ गैलियम आर्सेनाइड यूज़ करें
तो फिर याद रखिएगा कि जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आती है वो, या एनर्जी गैप, क्योंकि हमने गैप की एग्जांपल लिया ना तो उसमें आसान करके आप समझ सकते हैं, वह जी 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1.4 तो इस रेंज में लाई ही नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये तो विजिबल रीजन में ना आई ना, तो ये फिर है हमारे पास इंफ्रारेड लाइट। अब इंफ्रारेड लाइट की अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो ये जो टीवी का रिमोट होता है इसके आगे एलईडी लगी होती है ना, तो आप जैसे ही ऑन ऑफ करते हैं या चैनल चेंज करते हैं तो आप देखें लाइट आपको जाती हुई नहीं दिखती, हालांकि लाइट इमिट हो रही है लेकिन आपको दिखेगी नहीं, लेकिन वो सिग्नल ज़रूर कैच कर रही है। ऐसे ही है ना, टीवी जो है वो रिमोट से सिग्नल को कैच कर रही है। आगे फोटो डायोड लगा होता है, आगे बताएंगे आपको यहाँ पे। तो फिलहाल आप ये देखेंगे आपको लाइट जाती हुई नज़र नहीं आती, तो वो कौन सी लाइट है? इंफ्रारेड लाइट है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर आप एस्नाइड की जगह फॉस्फाइड यूज़ करते हैं तो फिर आपके पास ग्रीन लाइट एमिट होगी। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ बेसिक डिस्कशन जो कि बहुत आसान है। अब देखते हैं कि एलईडी के यूजेस क्या हैं, इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो नंबर 1 है जी कैलकुलेटर्स। कैलकुलेटर्स में आप यूज़ करते हैं 7 सेगमेंट के तौर पे, अभी आपको बताते हैं। और सेकंड नंबर पे आप डिजिटल वॉचेस के अंदर, और थर्ड नंबर पे आपने देखा होगा ट्रैफिक लाइट्स, इनमें भी बड़ी एलईडी यूज़ की जाती हैं। अब ये कैलकुलेटर्स में 7 सेगमेंट डिस्प्ले का एलईडी यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली 7 एलईडीज़ इस तरह से कनेक्ट की होती हैं, 7 एलईडीज़ इस तरह से, ये 8 नहीं नज़र आ रहा, 8 बना हुआ है ना, तो इस तरह की 7 एलईडीज़ यूज़ की जाती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। अब होता क्या है कि देखें, जब आप कैलकुलेटर पे ये नंबर्स हैं 0 to 9, अब इनमें से फॉर एग्जांपल आप कैलकुलेटर पे 7 की जो है वो प्रेस करते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर 7 लिखा हुआ नज़र आता है। तो इस टाइम अंदर क्या चल रहा था? अंदर ये चल रहा था कि इन 7 एलईडीज़ में से 3 एलईडीज़ ऑन हो गई और बाकी 4 ऑफ थी। जब 3 ऑन हुई तो देखें 7 ही लिखा हुआ आ गया, तो 3 एलईडीज़ ऑन है बाकी ऑफ है। तो इस तरह आपको 7 लिखा हुआ स्क्रीन पे नज़र आता है। जब आप फॉर एग्जांपल 1 की प्रेस करते हैं तो फिर आपके पास 2 एलईडीज़ ऑन होती हैं, बाकी आपके पास ऑफ हो जाती है, कोई सी भी 2। तो इस तरह आपके पास फिर 1 लिखा हुआ आपको स्क्रीन पे नज़र आता है। अगर आपके पास 3 की अगर आप प्रेस करेंगे तो फिर कितनी एलईडीज़? 1 2 3 4 5। तो इस तरह की 5 एलईडीज़ ऑन होंगी, बाकी ऑफ हो जाएंगी। तो ये है इसका तरीक़ाकार जो कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट लास्ट में हमारे पास है जी एलईडी के एडवांटेजेस, इसके हमारे पास फ़ायदे कौन कौन से हैं इसको यूज़ करने के। तो सबसे पहला है जी लो ऑपरेशनल वोल्टेज। आपको याद हो प्रीवियस चैप्टर के अंदर आपको बताया था कि इसको कितनी वोल्टेज चाहिए होती है ऑन होने के लिए, 2.5 या 3 मैक्सिमम, आखिरी हद 3। इससे आगे बढ़ेंगे तो काम फिर ख़राब हो जाएगा, जल जाएगी। ठीक है, तो देखो लो ऑपरेशनल वोल्टेज, तो कम से कम वोल्टेज पे आप इसको ऑपरेट करवा सकते हैं। ये नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, तो वो मुश्किल हो जाएगा ना आपके लिए। तो ये बड़ा फ़ायदा है हमारे लिए कि एलईडी को हम लो वोल्टेज पे ऑपरेट करवा सकते हैं। साइज़ इसका बहुत स्मॉल होता है, जिधर मर्ज़ी इसको ले जाएँ, ले जाने आने जाने में इसको आसानी होती है। उसके बाद है लॉन्ग लाइफ टाइम, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द बल्ब, या आप कह लें ट्यूब लाइट। अब उसमें देखें ना, अगर आप बल्ब को कोई भी चीज़ उसके साथ हिट करें तो वो टूट जाता है, तो इसका मतलब उसकी ज़िंदगी कम है ना। या फिर आप उसको तेज़ी से हिलाएं तो उसके अंदर जो वायर होती है वो टूट जाती है, तो उसके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, यानी कि उसकी लाइफ जो है वो कम है, एक तरह से हम कह रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारे पास एलईडी होती है, इसको आप इधर से उधर फेंक दें, उधर से उधर उठा के फेंक दें, तो इसके टूटने के चांसेस जो होते हैं वो कम होते हैं। ये नहीं कि आप उसको रख के ऊपर ईंट दे मारें, लो जी सर तो कह रहे थे नहीं टूटेगी, टूट गई है, ना मैं ये नहीं कह रहा, मैं ले जाने की बात कर रहा हूँ कि इधर से उधर रखें तो इसको कुछ नहीं होता। तो इसीलिए इसकी लाइफ जो है एज़ कम्पेयर टू द बल्ब या ट्यूबलाइट से ज़्यादा होती है। फास्ट ऑन ऑफ स्विचिंग के तौर पे आप इसको यूज़ करते हैं, और मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स है, यानी कि आपको जहाँ पे एक सिंगल कलर वाली लाइट चाहिए हो तो उस पर आप इस एलईडी को यूज़ कर सकते हैं, इसको सोर्स मान सकते हैं, क्योंकि इसमें भी हमारे पास एक सिंगल कलर की लाइट होगी। अब मोनोक्रोमेटिक लाइट आप क्लास 11th में बड़ी डिटेल में डिस्कस करके रहे हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और ये ऑप्टिकल फाइबर में भी आप यूज़ करते हैं। लो जी, ये था हमारे पास लाइट एमिटिंग डायोड, सिर्फ इतना ही आपने याद रखना होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे तो हमने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुई किस में? लाइट एनर्जी में। क्या इसके रिवर्स प्रोसेस भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, और उस रिवर्स प्रोसेस को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। वह जी फोटो डायोड। अब डायोड से पहले क्या लग गया? फोटो।
यानी कि लाइट आएगी। अब लाइट कहाँ से आए, तो भाई सन है ना, कितनी लाइट आ रही है मुफ्त में, है ना। तो देखो उसी सन लाइट को यूज़ करते हुए आप उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करने जा रहे हैं किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहाँ देखें क्या था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, लाइट एनर्जी में। अब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो ये है फोटो डायोड। फोटो का मतलब लाइट ही होता है। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड फोटो डायोड। अब इसमें सेकंड नंबर पे आपने वही सिंबल इसका याद रखना है। मैंने इसीलिए कहा था वहाँ पे कि एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि एरोज़ इनसाइड हो और आप ऑप्शन सेलेक्ट करके आ जाएं एलईडी की, तो एलईडी की ऑप्शन में एरोज़ की डायरेक्शन आउटवर्ड है और यहाँ पे देखें एरोज़ की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। लाइट आ रही है, ठीक है, वो डायोड के पीएन जंक्शन पे या डिप्लीशन रीजन पे फॉल करेगी। तो ये है जी एलईडी का सिंबल। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सर्किट डायग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, वही पीएन जंक्शन आप यहाँ पे यूज़ करें और उसकी पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट नहीं करना। ये निशानी बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। क्यों नहीं करना बताते हैं आपको। फिलहाल आपने याद रखना है कि पी साइड को आप बैटरी के नेगेटिव से और एन साइड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। फॉरवर्ड बाइस पे इसको नहीं रखना, फोटो डायोड को फॉरवर्ड बाइस पे नहीं रखना बल्कि रिवर्स बाइस पे रखना है। वहाँ पे देखें कंडीशन थी फॉरवर्ड बाइस पे इसको रखना है और इसको आपने रिवर्स बाइस पे रखना है। ठीक हो गया जी। अब डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल आप ये भूल जाएंगे अभी कोई भी लाइट नहीं आ रही, ठीक है, अभी सन से कोई लाइट यहाँ पे फॉल नहीं कर रही। सिंपल आप इस डायग्राम को ध्यान में रखें। तो मुझे बताएं यहाँ पे करंट होगा, करंट फ्लो करेगा सर्किट में कि नहीं करेगा? ड्यू टू माइनॉरिटी चार्जेस करेगा, लेकिन वो तो हम निगलेक्ट करते आ रहे हैं ना। तो आप बताएं कि यहाँ पे करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट फॉरवर्ड नहीं है बल्कि रिवर्स बाइस है। तो इसका मतलब ये ओपन स्विच के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो इसका मतलब इस टाइम कोई करंट नहीं होगा। ठीक है, तो पीएन जंक्शन के अक्रॉस तकरीबन ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 0 होगा। अब क्या करेंगे? अब डियर स्टूडेंट्स, इस पीएन जंक्शन के डिवाइस पे यहाँ से सपोज कर लें जी लाइट आ रही है सन से, ठीक है, वो लाइट सारी की सारी यहाँ पे फॉल हो रही होगी, लेकिन हम उसको फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे और उसको डिप्लीशन रीजन पे फॉल करवाएंगे ताकि वो जो बैरियर है ना वो किसी तरीके से ब्रेक हो और इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री होकर मूव करें और करंट आ जाए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि हम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये हमारे पास तरीका है। तो अब डियर स्टूडेंट्स ज़रा गौर से सुनिएगा। लाइट आई थी, हमने उसको फोकस करके डिप्लीशन रीजन पे फॉल करवाया। अब होगा क्या? डिप्लीशन रीजन से मुराद यहाँ पे क्या है? न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम है ना। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, दोबारा अजान हो जाए उसके बाद हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलें जी। तो डियर स्टूडेंट्स मैं बात कर रहा था कि जब सन से लाइट पीएन जंक्शन पे फॉल होगी तो हम क्या करेंगे? उस लाइट को फोकस करके पीएन जंक्शन के डिप्लीशन रीजन पे फॉल करवाएंगे। अब डिप्लीशन रीजन में एटम्स क्या है? न्यूट्रल। तो आपको याद होगा कि अगर हम एटम की बात करें तो सिलिकॉन के एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जी? 4। तो जब यहाँ से सपोज करें ये फोटॉन आया, तो फोटॉन ने आके इस इलेक्ट्रॉन को क्या दी? एनर्जी। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और यहाँ से फ्री होके ऐसे निकल गया। सपोज करें यहाँ पे आ गया, पीछे क्या आ गया? पॉजिटिव। ऐसे ही है ना। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाए तो वो फ्री हो जाता है। तो यही चीज़ तो यहाँ पे चल रही होगी कि जब आप लाइट को फोकस करके डिप्लीशन रीजन पे फॉल करवाएंगे तो डिप्लीशन रीजन पे क्या है? एटम्स न्यूट्रल। तो उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन को ये फोटॉन क्या देंगे? एनर्जी देंगे। इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, बॉन्डिंग ब्रेक होगी और वो फ्री हो जाएंगे। फ्री होते ही वो एन रीजन की तरफ मूव करेंगे। अब एन रीजन में पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके साथ कुलयन होगी। उस कुलयन की वजह से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को और मज़ीद पुश मिलेगा और आगे आपने मेटल्स वायर्स कनेक्ट की हुई हैं, तो मेटल को देखते ही उनको पाथ मिल जाएगा। तो वैसे भी यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव टर्मिनल उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ही वो अट्रैक्ट करेगा तो इसका मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। तो इसका मतलब चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे, तो सर्किट में क्या आ जाएगा? करंट आ जाएगा।
और एमीटर जो आपने लगाया होगा वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, और अगर आपने यहाँ पे बल्ब लगाया होगा तो वो रोशन हो जाएगा। तो इस तरह देखें रिवर्स बाइस पे आप लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करी बैठे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये फोटो डायोड का पर्पस है। अब डियर स्टूडेंट्स आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई आखिर इसको रिवर्स बाइस पे ही क्यों रखा है, आप फॉरवर्ड बाइस पे रख के भी तो काम चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं। तो अब रिवर्स बाइस पे इसको रखने का क्या ख़ास हमारा मकसद था, क्यों रखा, क्या वजह थी, इसमें हमारे पास दो तरीके हैं याद रखने के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा आसान तरीका है जो आपको याद रह जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लें कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि बताओ कि यहाँ पे लाइट है कि नहीं है। अब वो लाइट आपको नज़र नहीं आ रही, आपको अंधेरा नज़र आ रहा है, सपोज कर रहा हूँ, तो आप क्या आंसर देंगे? भाई यहाँ पे लाइट नहीं है। नहीं, हो सकता है वहाँ पे लाइट हो, लेकिन उसकी रेंज जो है वो इनविजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही हो। तो इनविजिबल रीजन के अंदर जो लाई कर रही होगी वो तो आपको नज़र ही नहीं आएगी, आपको तो वो नज़र आएगी ना लाइट है जो विजिबल रीजन में लाई कर रही होगी। अब इसका मतलब आपने देखे आंसर फ़ौरन दे दिया जी नहीं है लाइट, क्या पता वहाँ पे लाइट हो। तो फिर आप कैसे पता चलाएंगे किसी जगह पे लाइट है कि नहीं है? क्या करेंगे, किस तरह से उस जगह पे पता करेंगे कि भाई लाइट है कि नहीं है? जाहिर सी बात है आप ये सर्किट ले जाएंगे। अब ये सर्किट जब आप वहाँ पे लेके जाएंगे और इसको आपने रखा होगा सपोज करें फॉरवर्ड बाइस पे, तो फिर तो इसका मतलब एमीटर में करंट की डिफ्लेक्शन शो हो रही होगी, बल्ब पहले से ही रोशन हो जाएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे लाइट है कि नहीं है? तो आप क्या करें, आप इसको रिवर्स बाइस पे रखें। जब आप रिवर्स बाइस पे रखेंगे तो एमीटर डिफ्लेक्शन शो ही नहीं करेगा, थोड़ा बहुत करंट होगा उसको तो हम इग्नोर करते चले आ रहे हैं ना। और अगर बल्ब लगाया होगा तो वो क्या होगा? ऑफ। अब ये रिवर्स बाइस पे रख के चले गए हैं उस जगह पे जहाँ पे पता लगाना है कि लाइट है कि नहीं है। क्लियर? जैसे ही आप रखेंगे और अगर लाइट हुई तो वो डिप्लीशन रीजन पे फॉल होगी, बॉन्डिंग ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, एनर्जी अब्जॉर्ब करते ही वो फ्री होंगे, फ्री होकर वो एंड रीजन की तरफ मूव करेंगे, यहाँ पे कोलिजन पड़ेगी और वो सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो एमीटर की डिफ्लेक्शन शो होगी। तो इसका मतलब अगर बल्ब लगाया होगा तो रोशन हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा यार यहाँ पे लाइट थी, हमें नज़र नहीं आ रही लेकिन लाइट है। तो इसका मतलब किसी जगह पे आपने अगर ये पता लगाना हो कि लाइट है कि नहीं है तो आप फिर फोटो डायोड का यूज़ करते हैं। इसीलिए तो उसको रिवर्स बाइस पे रखा है कि ताकि पहले इनिशियली करंट ज़ीरो हो, एमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। जब हम उस जगह पे लेके जाएं और अगर वहाँ पे लाइट हुई तो वो फॉल होगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, वो मूव करेंगे, करंट आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि यार अब आया है करंट, तो इसका मतलब लाइट है। तो इसीलिए तो उसको रिवर्स बाइस पे रखा है कि शुरू में ज़ीरो हो, फिर हम जब उसको उस जगह पे रखें और करंट आ जाए तो फिर हमें पता चल जाएगा कि यार वाकई यहाँ पे लाइट थी। तो ये एक आप छोटी सी निशानी याद रख सकते हैं कि इसको रिवर्स बाइस पे क्यों रखा था। तो यही डायग्राम स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने बनाई है, वहाँ पे पीएन जंक्शन डिवाइस है, यहाँ पे उसी का सैंपल शो किया गया है। तो ये बनाना चाहे तो ये बना ले, अदरवाइज वही बना ले। अब जी ग्राफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट और रिवर्स करंट के बीच देखें, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो तो ऐसे है ना, लेकिन हम सर्किट में डायरेक्शन क्या लेते हैं? कन्वेंशनल, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये रिवर्स करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे होंगे ना, ठीक हो गया। तो अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट और रिवर्स करंट के बीच में अगर आप ग्राफ देखना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी, लाइट आप बढ़ाएंगे तो सर्किट में देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की जो स्पीड होगी वो भी बढ़ती जाएगी, तो करंट भी बढ़ता जाएगा। तो डायरेक्ट रिलेशन होगा। तो इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट और रिवर्स करंट के बीच में जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। जिस तरह से आप लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके सर्किट के अंदर रिवर्स करंट भी बढ़ेगा। लो जी, फोटो डायोड का यूजेस, डिटेक्शन बोथ विजिबल एंड इनविजिबल लाइट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि इनविजिबल लाइट को ये डिटेक्ट करता है, ये विजिबल को भी करता है, लेकिन ख़ास जो हमारा मकसद होता है वो इनविजिबल लाइट को ही डिटेक्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कर दोनों सकता है। उसके बाद ऑटोमेटिक स्विचिंग के तौर पे आप इसको यूज़ करते हैं, लॉजिक सर्किट्स के अंदर आप इसको यूज़ करते हैं, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर में भी इसको यूज़ करते हैं। देखें ना, उसकी एक साइड पे क्या होती है? एलईडी स्टार्ट में लगी होती है, और फिर एंड वाले एंड पे क्या होता है? फोटो डायोड लगा होता है, जो कि उस आने वाली लाइट को, देखें ना यहाँ पे एलईडी होती है, याद है ना, क्लास 11th में हमने पढ़ा होगा। फिर वो लाइट यहाँ पे पहुँचती है तो फोटो डायोड उस लाइट को क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वहाँ पे आप इसका यूज़ करते हैं। और टीवी रिमोट कंट्रोल सिस्टम,
यहाँ पे भी आपको बताया था कि रिमोट में एलईडी और जहाँ से टीवी जो आपके सामने रखा होता है वो उस रिमोट से जिस सिग्नल को कैच करता है तो आगे क्या लगा होता है, फोटो डायोड लगा होता है। वो सिग्नल को कैच करके लाइट को बेसिकली और आगे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फोटो डायोड की डिस्कशन। अब एक छोटा सा एमसीक्यूज याद रखिएगा। डिटेक्टर, तो याद रखिएगा हमारे पास जो एलईडी है ये हमारे पास करंट डिटेक्टर है। एलईडी क्या है? एलईडी इज आ करंट डिटेक्टर। और जो फोटो डायोड है ये हमारे पास क्या है? इज आ लाइट डिटेक्टर। लाइट डिटेक्टर। लो जी, ये थी हमारे पास एलईडी और फोटो डायोड की डिस्कशन। अब हम देखते हैं जी नंबर 3 पे फोटोवोल्टाइक सेल। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 3 पे है फोटोवोल्टाइक सेल। तो इसमें वही कुछ होगा जो आपके पास फोटो डायोड में हो रहा था, थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होगा, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले अगर डायग्राम पे गौर करें तो यहाँ पे 2D डायग्राम आपकी बुक में मेंशन की गई है, वही हमने डायग्राम यहाँ पे बनाई है। लेकिन अगर आप फोटोवोल्टाइक सेल को 3D में देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगी। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना बुक में मेंशन किया गया वो आपको आसानी से बताएं। तो सबसे पहले डेफिनेशन, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फोटोवोल्टाइक सेल क्या करता है जी? लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फोटो डायोड भी तो यही काम कर रहा था ना। अब डियर स्टूडेंट्स इसके डायग्राम देखते हैं। वही पीएन जंक्शन डिवाइस, लेकिन इस बार पीएन जंक्शन के साथ हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की हुई। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया, एमसीक्यूज मिल गया कि नो बाइसिंग इज रिक्वायर्ड इन फोटोवोल्टाइक सेल। और दूसरी बात याद रखिएगा कि ये जो पी साइड है ना, पी साइड, ये आपके पास क्या है? थिन। पी साइड को आपने थिन रखना है, ये मेंशन कर लें, थिन। और जो एन साइड आपने रखनी है ये थिक रखनी है। एन साइड थिक होनी चाहिए और पी साइड थिन होनी चाहिए। और डोपिंग जो है ये हाईली आपने करवानी है, पी रीजन में भी और एन में भी। तो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल की डोपिंग क्या करवानी है? हाईली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये 2-3 कंडीशंस आपने पहले अप्लाई करनी है। अब डियर स्टूडेंट्स होगा क्या कि लाइट आएगी, लाइट फॉल करेगी, जाहिर सी बात है उसी तरह डिप्लीशन रीजन पे एन और पी के बीच में जो डिप्लीशन रीजन होगा उस पे लाइट फॉल करेगी, बॉन्डिंग ब्रेक होगी, इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटॉन से एनर्जी एब्सॉर्ब करेंगे और फ्री होंगे। फ्री होते ही वो एन साइड की तरफ मूव करेंगे और एन पे पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होगी, उनको फर्दर ज़्यादा पुश मिलेगा और वो उस पुश की वजह से सर्किट में मूव करना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रहे, जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और एन साइड की तरफ मूव करेंगे तो इस एन साइड के ऊपर हमने मेटल्स की कोटिंग की होती है, क्योंकि जब तक आप मेटल नहीं कनेक्ट करेंगे तब तक उन इलेक्ट्रॉन्स को पाथ नहीं मिलेगा, वो तो उधर ही रह जाएंगे एन रीजन में। तो फिर आप क्या करते हैं? इन एन वाली साइड के साथ मेटल को कनेक्ट करते हैं। मेटल को कनेक्ट करेंगे तो अब उन इलेक्ट्रॉन्स को, जाहिर सी बात है वो तो मेटल में मूव करते हैं, पाथ मिल जाएगा ना। तो फिर उन मेटल्स के साथ आप वायर्स को कनेक्ट करेंगे और उन वायर्स के साथ आपने एमीटर या बल्ब लगाया होगा। तो इस तरह देखेंगे कि वो लाइट के पड़ने से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे और वो एन रीजन की तरफ मूव करेंगे और वहाँ पे आपने मेटल्स की लेयर्स की कोटिंग की होगी या लेयर चढ़ाई होगी, कनेक्ट की होगी। तो उन वो मेटल की लेयर्स के साथ आपने वायर्स को कनेक्ट किया होगा। इस तरह से उन इलेक्ट्रॉन्स को पाथ मिल जाएगा और वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे और आपका बल्ब जो है वो रोशन हो जाएगा। तो देखें लाइट एनर्जी को आपने कन्वर्ट कर लिया ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब डियर स्टूडेंट्स एक पॉइंट और याद रखिएगा कि उस रीजन पे, पूरे रीजन पे हर जगह पे मेटल कनेक्ट नहीं की होती, थोड़ी गैप से की होती है। क्योंकि जहाँ मेटल कनेक्ट की होगी वहाँ पे लाइट आके पड़ेगी तो वो तो वहाँ पे से पहले सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, आगे लाइट जाएगी ही नहीं। तो आप उसको डिप्लीशन रीजन पे फॉल ही कैसे करेंगे? तो कहीं पे मेटल कनेक्ट की होगी, कहीं पे नहीं, कहीं की होगी, कहीं पे नहीं, गैप के साथ कनेक्ट करेंगे। जहाँ गैप होगा इसका मतलब वहाँ से लाइट जाके इलेक्ट्रॉन को फ्री करेगी और जहाँ मेटल कनेक्ट होगी वहाँ से उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिल जाएगा, पाथ मिल जाएगा मूव करने का। ये होता है यहाँ पे तरीक़ाकार। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि
करंट जो है वो सर्किट में आ जाएगा। बस यही कुछ आपने डिस्कशन याद रखनी है। और जैसे आपने एलईडी में और फोटो डायोड में सिंबल याद रखा है, वैसे ही आप फोटोवोल्टाइक सेल का भी सिंबल याद रखेंगे और उसका सिंबल ये होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से एरोज की जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। और उसके बाद ग्राफ इसका भी वही होगा जो आपके पास फोटो डायोड में था, क्योंकि लाइट आ रही है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी तो सर्किट के अंदर जो रिवर्स करंट होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे है, लेकिन हम कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, शो करी खड़े हैं, ठीक है। तो रिवर्स करंट की ये डायरेक्शन है, तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे ही सर्किट के अंदर चार्जेस की मूवमेंट भी बढ़ेगी, तो रिवर्स करंट भी इंक्रीज होता जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट रिलेशन रहेगा और ग्राफ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में है इसके यूजेस कि फोटोवोल्टाइक सेल को आप कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे है चार्जिंग बैटरीज, ये जो सोलर पैनल की एग्जांपल है, यही तो हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल है। अब कैसे होता है ये फिर थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल आप निशानी के तौर पे याद रख लें। उसके बाद सैटेलाइट्स, क्योंकि आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि सैटेलाइट्स के ऊपर पैनल प्लेट्स लगाई जाती हैं, याद है कि नहीं, चैप्टर नंबर 5 के अंदर लास्ट टॉपिक में। तो वहाँ पे भी आप फोटोवोल्टाइक सेल का यूज़ करते हैं। इसी तरह इसके अलावा आप कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हो और आप वायर्स के थ्रू वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं भेज सकते, फिर आप क्या करते हैं, आप फोटोवोल्टाइक सेल का यूज़ करते हैं कि सन की लाइट तो पड़ रही होगी ना उन एरियाज़ में, उन जगहों पे, तो उस लाइट को कन्वर्ट कर लेना है अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो उन एरियाज़ में भी फोटोवोल्टाइक सेल को यूज़ किया जाता है। लो जी, ये आपकी डिस्कशन थी। तो हमने कोशिश की है कि बुक की हद तक रहे, जितनी बुक में चीज़ें डिस्कस की गई हैं, थ्योरी में बयान की गई हैं, उनको हमने डिस्कस किया है। अगर थोड़ा बहुत आप इधर उधर छेड़छाड़ करेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कोशिश आप भी उतनी करें कि जितना आपके बुक में मेंशन किया गया उतना ही तैयार करें। लो जी, ये हमारे पास आज की डिस्कशन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।